हेलो, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और आज हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है एनसीईआरटी जो चला रखी है उसको हम सोल्व करेंगे। और आने वाले क्लास में जो 10th क्लास में आएंगे या जो भी पढ़ रहे हैं, जिनके एग्जाम है, जिनके पास समय कम मिला, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और हम देखेंगे कि लगभग जितनी बुक है आपकी एनसीईआरटी की वो सोल्व करेंगे। ठीक, तो आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं जितना कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द रियल नंबर, हम पहला चैप्टर है, इसमें सबसे पहला जो पढ़ाया जाता है वो यूक्लिड, एक मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड डिवीजन लीमा, वो पढ़ाया जाता है। यूक्लिड डिवीजन लीमा, जिसके अंतर्गत या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व किए जाते हैं। ठीक, इसमें आपको क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है जिसे हम अभी देखेंगे, जैसे a इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे मैं इसको लिख के दिखाता हूं। 5 से डिवाइड करते हैं 26 में, तो 5 5 जा 25 और बचा 1 बचेगा। अगर हम 26 को लिखना चाहें तो 26 को किस तरह से लिख सकते हैं? 26 को लिखने के लिए हम 5 इंटू 5 प्लस 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसके बेसिस पर पहला चैप्टर होने वाला है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कुछ और चीजें बताई एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के केसेस में, तो उस पर हम ध्यान देंगे। तो बुक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है, क्वेश्चन है उसका आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, एचसीएफ निकालना है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 135 एंड 225 के बीच में। सेकंड क्वेश्चन इज 196 एंड 38220। एंड एक और क्वेश्चन है, इसे बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसमें डिवाइड करना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। जो छोटा नंबर है उसको लेके और एक बड़ा नंबर है उसमें से जो छोटा वाला नंबर है उससे बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड होपफुली आप, क्योंकि 10th क्लास में तो आपको आता होगा। 135 बन जा 135, 135 टू जा 270, तो 135 बन जा ही चलाएंगे 135, और घटा दीजिए 15 में से 5 0, कैरी लीजिए 12 में से 3 गए 9, 90 आया। 90 से अगेन इस नंबर को जिससे पहले डिवाइड किया है उसको अब उस पोजीशन पे रखना है जहां पर हम डिवाइड करने वाले हैं। दोबारा से जो नंबर यहां पर रिमाइंडर बचा उसको अब उससे अब डिवाइड करेंगे, और जिस नंबर से पहले डिवाइड किया था उसको अब उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर है। 90 बन जा 90। ठीक, क्या बचा आपका 5 और 4, 45 बचा। ये यहां पे सारी जगह कंप्यूटर दी है तो इसे दोबारा से लिख लेते हैं। एक बार और थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। शुरुआत थोड़ी सी ऐसी हो रही है लेकिन फिर भी 135 से 225 में दोबारा से डिवाइड करके देखेंगे। 135 बन जाए 135, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आया। 90 से 135 में डिवाइड करेंगे 90 बन जा 90, और 5 में से 0 गए 5, और 13 में से 9 गए 4। अब क्योंकि ये नया रिमाइंडर है और जो पहले डिवाइड किया था उसको अगेन अब उसमें डिवाइड करेंगे, और 45 टू जा 90। जब तक डिवाइड करते जाना है। डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर आ रहा है डिवाइड उसमें कर रहे हैं जिससे पहले डिवाइड किया है।
इससे डिवाइड इसमें किया था, तो अब ये नई पोजीशन पर आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे। कब तक करना है? जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। रिमाइंडर जीरो आ गया तो उस टाइम पर आपने जिससे भाग दिया होगा या जिससे डिवाइड किया होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में एचसीएफ आपका 45 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 196 और 38220, इसमें भी अगेन वैसे ही करना है। एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। 196 से 38220 में डिवाइड कर देंगे। ओके, 196 से 38220 में डिवाइड करो। तो इतना बड़ा टेबल याद कर पाना आसान तो है नहीं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 100 और ये 200 के आसपास पड़ रहा है। 200 2 जा 400, यानी कि अगर आप चाहें तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए क्या वो 382 के आसपास आ रहा है। 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18 और 1 19, 1 2 1 जा 2 और 1 3, मतलब 392 इससे बहुत पीछे रहेगा, तो 1 जा ही चलाना पड़ेगा। 1 जा 196। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में जब बैठेंगे बोर्ड में तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो 12 में से 6 गए 6, यहां से कैरी लेकर घटाया, यहां पर बचे 7 7, यहां से फिर कैरी लिया, कितने बचे 17 17 में से 9 गए 8, यहां पर 2 2 में से 1 गया 1, 186 बचा और यहां से फिर 2 उतार लिया जाएगा नीचे। 186 2 186 और फिर यहां से 2 उतारा गया नीचे। अब 196 में 186 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए 196 का कितने टाइम में टेबल पढ़ना पड़ेगा जरा हमें सोच कर बता दो। 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम। अब हमें ऐसा तो पता चल नहीं रहा। 200 है, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, लगभग 9 जा के आसपास चलेगा। 9 जा चला के देख लेते हैं। ठीक, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86, 86 का 6 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, 1764, 1764। अभी भी घटाना बाकी है, तो इधर से कैरी लीजिए अगेन। 12 12 में से 4 गए 8, 5 बचा यहाँ पर, 5 में से 6 गए, यहां से कैरी लेंगे 15, 15 में 6 गए 9। ठीक, जो नेक्स्ट नंबर है उसे उतार लीजिए नीचे, क्योंकि डिवाइड करना होपफुली आपको आता होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो 980 आ गया। 980 में डिवाइड करेंगे अगेन 196 से, कितनी बार में जा सकता है? 200 के आसपास है। सिर्फ एजम्पशन करके सोचना है। 200 5 जा 1000 और ये कितना है 980, तो 5 टाइम्स में चला के देख लो। 196 में 5 टाइम्स क्या जाएगा? 5 6 जा 30, नहीं जा 3, 5 9 जा 45, 3 48 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, 980 आ गया। 5 टाइम्स में डायरेक्टली कट गया 980, डायरेक्टली ये पूरा का पूरा कट गया है। इसका मतलब रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। अगर रिमाइंडर बचता है, यहां पर सपोज करो 0 की जगह 5 6 10 12 कुछ भी बचता, तो उससे अगेन इस नंबर में डिवाइड कर दिया जाता, तब ये आपका एचसीएफ आ जाता, जो भी यहां पर रिमाइंडर बचता। लेकिन अब रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। अब जब रिमाइंडर नहीं बचा तो जो पहला वाला जिससे डिवाइड किया है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इट मेक्स सेंस कि 196 ही आपका एचसीएफ हो गया। ठीक, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, आप चाहें तो करके देख लीजिए, आपसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 उस पर ध्यान देते हैं। सो दैट any positive odd integer, any positive
ओड इंटीजर। ओड तो समझ में आता होगा होपफुली। तो ओड होता है आपका 1357, इन सभी के लिए बात कही गई है। ठीक, उन्होंने बोला कि कोई भी ओड इंटीजर 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में है, वेयर q इज सब इंटीजर, q इज इंटीजर। अब q को आप कुछ भी मान लीजिए, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से करना है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्या पढ़ा है, a = bq+r, ये 10th के बुक में आपको पहले या दूसरे पेज में देखने को मिल जाएगा, है ना। अब ये हमने बताया भी था, ये आता कैसे है, जब हमने डिवाइड करके बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। जैसे 25 को या 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 5 या 20 + 0, या 21 को अगर लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, 4 5 या 20 + 1, 1 रिमाइंडर है जो कि यहां पर दिख रहा है, और 5 जो है वो आपका क्वोशेंट है। ठीक, देखते हैं कैसे करते हैं। ए और बी की जगह हम कुछ भी अज्यूम कर लें, अगर वो एक ओड नंबर है तो क्या आएगा, 6q+1, 6q+3, 6q+5। एक्चुअली उन्होंने 6 पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया, ऐसा करते हैं तो बी को 6 मान लेते हैं। बी को हमने लेट किया, लेट b = 6। अब b को 6 माना तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी आपकी a = 6q+r। अब रिमाइंडर है, यहां पर देखो रिमाइंडर बचा हुआ है 1 2 3 5। ऐसा करते हैं, पहले वाली में रिमाइंडर को 0 लेके चलते हैं। कितना, रिमाइंडर शुड बी 0, लेट किया। हमें क्या पता 0 है या नहीं है, हम मान के चलते हैं 0 है। तो 0 हुआ तो 6q+0, तो क्या बचा आपका 6q आ गया a। a क्या है, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जो कि इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या नेगेटिव में भी तो भी चलेगा। अब q की जगह हम कुछ भी रख दें, q की जगह सपोज करो एक बार ओड नंबर रख के देखा, एक बार इवन नंबर रख के देखा, फिर ओड नंबर रख के देखा, फिर इवन नंबर रख के देखा। चेक करते हैं, 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18। तीनों केसेस में जो आपका नंबर आ रहा है दैट इज इन एन इवन नंबर। मतलब आप इवन नंबर रख रहे हैं तब भी और ओड नंबर रख रहे हैं तब भी, जो आपका रिजल्ट आ रहा है दैट इज एन इवन नंबर। और हमें लाना क्या है, हमें लाना है एक ओड नंबर। अब इस नंबर में कुछ भी ऐड कर दो जो कि ओड है, क्या है यहाँ पर 135, एक ओड नंबर को ऐड कर दिया जाए, जैसे कि r की जगह पर आप 1 रखते हैं, एक बार क्या रखते हैं 1, तो हो गया 6q+1। एक बार 3 रख के देखो, एक बार 5 रख के देखो, तीनों में से कुछ भी रखिए, इसकी जो वैल्यू आने वाली है दैट इज एन ओड नंबर। रख के देख लीजिए, क्योंकि बाकी सब वैल्यू तो इवन ही आएंगे। जब आपने q की जगह 1 रखा तो ये बार 6 + 1 7, जब आपने q की जगह 2 रखा तो 12 + 1 13, q की जगह पर आपने 6 अगेन 6 + 3 9, 12 + 3 15। ये हमेशा एक ओड नंबर बन रहा है, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5 तीनों ओड नंबर होंगे। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए आपको कुछ खास इतनी अब मेहनत करने की शायद जरूरत ना पड़े, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो। इक्वेशन और पहला चैप्टर जो है तो थोड़ा सा टफ है, तो उस केस में आपको ऐसा लग सकता है। तो r की जगह आप 1 रखें, एक बार r की जगह 2 रखें, एक बार r की जगह 3 रखें, एक बार r की जगह 5 रखें, तो आपकी 3 इक्वेशन बनेगी 6q+1, 6q+3 और 6q+5। क्योंकि जो 6q है वो हमेशा इवन नंबर है, लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में भी, अगर क्योंकि 6q एक इवन नंबर है, आपने प्रूफ कर दिया है ऑलरेडी, तो उसमें जब भी कोई ओड नंबर आप जोड़ेंगे तो ये ओड ही नंबर आने वाला है हमेशा। ठीक, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टीजेंट पता नहीं क्या लिखा है, ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। आर्मी का कॉन्टीजेंट है, कॉन्टीजेंट का मतलब उनकी एक परेड टाइप से निकलने वाली है, जो कि आप देखते होंगे सेना में निकलती ही है। और बोला है हर एक आर्मी बैंड में 32 मेंबर होने वाले हैं परेड में, और पूछा है टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो 616 ग्रुप है। इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा है तो मैं, ये थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का ही, तो उस पर आप ध्यान देंगे। तो आर्मी कॉन्टीजेंट में कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर्स हैं, ठीक। और बोला है इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। इन्हें 32 मेंबर्स का एक बैंड का मार्च है, उसके साथ में उसके पीछे जैसे भी इन्होंने एक अपना सीक्वेंस बना रखा है, उसके आधार पर इन्हें मार्च करना है। एक्चुअली स्कूल में भी जब आप पढ़ते हैं तो हर एक क्लास में कुछ बच्चे होते हैं और उन बच्चों को एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। वैसा ही यहाँ पर केस है कि टोटल मेंबर्स जितने भी हैं और ये 32 मेंबर्स हैं। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का केस क्यों आया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का केस इसलिए आया क्योंकि हमें इसमें भी कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इन्होंने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो उसके लिए एचसीएफ लगाना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के लिए आप यूक्लिड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड का। और स्टार्ट करते हैं, 32 से डिवाइड करेंगे अगेन 616 में, तो डिवाइड कीजिए। 31 बन जा 30, 32 बन जा 32, 32 बन जा 64, कैरी लेंगे 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 39 कैसे उठ गया 39, कोई गलती होगी क्या? 5 में से 3 गए 2, ठीक। यहां से 6 कैरी लीजिए और 296 बचा, और 296 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 30 के आसपास है, ये 300 के आसपास है लगभग। 3 8 जा चल जाएगा, 32 8 जा, या 8 2 जा 16, 6 कैरी 6 16 कैरी 1, 18 3 जा 24 और 1 25, 256। अगर हम 9 जा चलाएं तो, अगर हम 9 चलाएंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 288 मतलब 9 जा भी चल जाएगा। यहाँ पर 9 जा चलाते हैं तो 288, तो 296 में से 288 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 8 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, 8 बचा। अब 8 से 32 में डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 से 32 कट जाएगा ये वाला, तो 0 बच जाएगा। अब एंड हमारा आ गया है, 0 रिमाइंडर बचा है यहाँ पर, और अगर 0 रिमाइंडर बचा है तो 8 जिससे सबसे लास्ट में डिवाइड किया यूक्लिड डिवीजन मेथड से, जिससे ये भी क्वेश्चन सोल्व किया था, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस केस में कितना आया 8। आइडियली आपको सिर्फ जब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले किया है, ठीक। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको, और कोशिश करेंगे कि और भी समझ में आए, और जितना संभव है उतने क्वेश्चन कराएंगे। तो क्लास 10th में थोड़ी सी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहली बार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहता है, और लगता है कि हमें कुछ करना है। पहली बार कर गुजरने की कुछ इच्छा मन में आती है बच्चों के, और उसको कम नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतनी मेहनत करें, ताकि आप अपने आप को ना सही
अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत प्राउड फील करा सकें, और थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा कराइए। जब प्राउड फील कराना है तो थोड़ा ज्यादा कराएंगे अपने पेरेंट्स को भी, अपने देश को भी, सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लगभग एक जैसे ही हैं, तो मैं कोई एक कर लूंगा इसमें से। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करना है टू शो दैट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, उसी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई, इज आइदर 3m और 3m प्लस 1। अब 3m और 3m प्लस 1 में ही क्यों होगा, वो ये कहना चाहता है किसी भी नंबर का स्क्वायर। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी एक 3 की मल्टीप्लाई करके हमने अभी भी एक यूक्लिड डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करना है, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड हमने पढ़ा है, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, a=bq प्लस r। यहाँ पर क्योंकि इन्होंने 3 पर ज्यादा जोर दिया तो 3 ही ले लेते हैं, b की वैल्यू लेट करते हैं, b की वैल्यू है 3, तो a की वैल्यू हो गई 3 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर हम शुरुआती केस में 0 लेके चल लेते हैं, r इक्वल्स टू 0 और एक r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2, आप कुछ भी लेके चलिएगा, आपका ये आसानी से सोल्व होगा। तो पहला नंबर आया आपका 3q प्लस 0 मतलब 3q, और दूसरा नंबर आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तीसरा नंबर आ जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। लेकिन हमें a इक्वल्स टू 3q जैसा कुछ प्रूफ नहीं करना, हमें इनका स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर मतलब इसका वर्ग, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। a का स्क्वायर कितना आ गया, 3q का स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, और 9 क्या है आपका, 9 है 3 इंटू 3, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, 9q स्क्वायर तो दिखाई दिया, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को इन्होंने m लिया है या k लिया है, इसे हम ले लेते हैं 3k या 3l 3m, कुछ भी लेके चलिए, ये एक 3 वाली टर्म आ गई ऐसी टर्म, या 3m जो इन्होंने लिया वो भी आप मान सकते हैं। ठीक है, इस केस में देख लेते हैं, चलो इस केस में स्क्वायर 3m मान लिया सर, आपने ठीक कहा, इतना हो सकता है। ऐसा करते हैं, इस केस में भी स्क्वायर करके देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही आने वाला है या नहीं। तो ये एक नंबर है a, इसका स्क्वायर किया तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कितना आया, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q। अब हमें 1 भी लाना है कहीं ना कहीं, ऐसा करते हैं 1 को सबसे अलग कर लेते हैं, और 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इस टर्म को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9q स्क्वायर और 6q में 3 ही कॉमन आ रहा है, 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 q प्लस 1। इसको इरेज कर देते थोड़ा सा, कॉमन आया इन दोनों में 3 ही आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया, बचा क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ये वाली टर्म आपकी एक कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट ही रहने देते, 3k ही लिख दीजिए, k2 लिख दीजिए, k3 लिख दीजिए प्लस 1, या 3m लिख दीजिए 3m प्लस 1। अगेन इसका स्क्वायर भी एक ऐसा नंबर आया जो कि इस फॉर्म में है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में। 3q प्लस 2 में चलो मान लेते हैं कि इसका आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी कैसा आ सकता है। अब सभी का अगर स्क्वायर इसी फॉर्म में आ जाए तो फिर हमारी समस्या दूर हो जाए, है ना। एक बार हम 3q प्लस 2 का और सोल्व कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो अगेन a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं इस तरफ से। ठीक, स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, या बुक में दे रखा है शायद x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लगा के चल रहे हैं, है ना। तो x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab या 2xy 2 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 2। तो 3q स्क्वायर कितना आया आपका 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 या 4 3 या 12q। ठीक, एक्चुअली यहां पर हमें 1 जैसी टर्म दिखनी है और सब में से कॉमन भी निकालना है। अब 9q स्क्वायर को साथ में लिया, 12q को भी साथ में लिया, इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। वैसे 3 प्लस 1 अगर इसे हम कर दें 3 और 1 4, तो 3 इसमें से इसमें भी है, 3 चौक 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन आ गया तीनों में से और बचा क्या 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1, यानी कि अगेन 3m प्लस 1 आपका आ गया, जो कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर अगेन आपका 3m प्लस 1 आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही बड़ा है ये वाला चैप्टर। अगर आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्यूब है जो प्रूफ करनी है, और क्यूब प्रूफ क्या करनी है उसे हम देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड से शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो आप जो a प्लस इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा से, तो b की जगह अगेन 9 ले लीजिए, 9q प्लस r की जगह एक बार 0 ले लीजिए, एक बार a इक्वल्स टू 9q प्लस 1 ले लीजिए, एक बार a की जगह 9q प्लस 3 ले लीजिए। ठीक, और तीनों की क्यूब करना है। इस बार क्या करना है, स्क्वायर नहीं करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे तीनों में और सोल्व कर लेंगे तो आपको आसानी से ये तीनों टर्म ही मिलेंगी आसान। ठीक, करके देखिए, अगर नहीं होता तो कमेंट कर देना, करा देंगे दोबारा से। ठीक, होपफुली ये चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं क्या है। प्राइम फैक्टर करने हैं। एक्सप्रेस ईच इन द फॉर्म ऑफ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर होपफुली आपने करने सीखे हैं, और नहीं करने सीखे तो आप सीख लीजिए, है ना। एक्सरसाइज 1.2 और प्राइम फैक्टर करने हैं हमको। प्राइम फैक्टर, तो कोई नंबर ले लेते हैं, उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जो केवल अपने आप से घटे या सिर्फ 1 से घटे, 1 नहीं होगा लेकिन 1 के बाद में कुछ भी। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक, उसके बाद एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये आपके प्राइम नंबर है। हमेशा जब भी डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इन्हीं नंबर से डिवाइड करना है। 4 5 6 8 किसी और नंबर से डिवाइड मत कर देना, वरना टीचर बिना देखे बत्ती को काट देगा नंबर। आगे देखते हैं। प्राइम फैक्टर है आपका, पहला क्वेश्चन है 140 और सेकंड क्वेश्चन है आपका 156, तीसरा है 3825 और बाकी के दो आप करिएगा अपने आप ही। तो इनको सबको या तो आप फैक्टर ट्री मेथड आता है, तो 4th क्लास या 5th क्लास में पढ़ाया जाता है, फैक्टर ट्री मेथड से कर सकते हैं। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, एक ट्री बना दिया जाता है पेड़, जैसे 2 से इसे डिवाइड करेंगे 140 को, 2 इंटू 70 कितना आ जाएगा 140, तो 2 इंटू 70 करके लिख सकते हैं, 2 इंटू 70 140। अगर डिवाइड करने में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो डिवाइड कर लो पहले 2 से 140 को, 2 7 जा 14, ये 0 नीचे उतरेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 70 आया। फिर से इसे 2 से डिवाइड कर लो, 2 से कितना आया 35, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब कोई और प्राइम नंबर निकालते हैं 3 5 7, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35। जब तक करना है जब तक नीचे सारे प्राइम नंबर नहीं आ जाते, और जितने प्राइम नंबर हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। 140 का प्राइम फैक्टर
की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर है। ठीक, इसे फैक्टर ट्री मेथड से नहीं करते, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अगेन जो आपने बहुत पहले सीखा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतनी शुरुआत में एक बार में समझ में नहीं आएगा अगर काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं करिए तो। 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1, 6 उतारेंगे, 2 8 जा 16, कितना आया 78। फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इतना बड़ा नंबर है, डायरेक्टली कैसे डिवाइड करें, फिर से डिवाइड करके देखते हैं 2 से 78 में। ठीक, तो 2 3 जा 6, 1 8 नीचे उतारा, 2 9 जा 18, कितना आया 39 आ गया। तो 39, 2 से अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 2 का कोई कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि 2 से डिवाइड हो जाए। 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 13 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो 156 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 156 आपका हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमने लिख दिया। ये है आपका 3825। करने की कोशिश करते हैं, जिसके लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए, ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए, उस केस में डिवाइड शुरुआत पहले 5 से ही करो, उसके अलावा आवश्यकता नहीं है। 3825 इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25। अब ये डिवाइड कैसे हुआ, डायरेक्टली करके देख लो एक बार। 5 से 3825 में, और 5 5 7 जा 35, 3 2 5 6 जा 30, 2 5 5 5 जा 25, 765 आ गया। से अगेन 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। ये नंबर फंस गया 153। अब 153 क्या किसी से कटता है, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। अब 153 आप चेक करिए किससे कटता है क्या या नहीं कटता है। जैसे अब चेक कैसे करेंगे, 3 आ रहा है, 3 से कट सकता है, जैसे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, कट गया आसानी से। लेकिन अगर ये यहां पर 5 की जगह 4 होता तब, अब ऐसे जगह पर हम फंस जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे करना है। 10th क्लास में बोर्ड में जब फंसते हैं और दबाव सिर पे रहता है, प्रेशराइज होता है बच्चा, तो उसका केस में बात बिगड़ जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही नंबर कंज्यूम कर लेता है, टाइम कंज्यूम कर लेता है, तो बाकी क्वेश्चन पे बात निकल जाती है। तो याद रखें, जब भी पेपर पकड़े हाथ में तो सबसे पहले सपोज करो उसमें 40 क्वेश्चन आए या 50 क्वेश्चन आए हैं और आपको 15-20 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो 15-20 मिनट सिर्फ ऐसे 15 क्वेश्चन पकड़िए, या ऐसे 15 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपको जो आपको आते हों। आते तो सभी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, आते सभी होंगे। पकड़ने कौन से 15 हैं, जो हमें अच्छे से आते हैं और उन्हें हम पूरा कर देंगे। तो शुरू के 15 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो मेरे मतलब है। तो उन 15 क्वेश्चन को शुरुआत में आते ही खत्म कर दीजिए। तो इसे देख लेते हैं, 3 से दोबारा कट जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा 3, 2 कैरी लिया, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो 3825 को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया इसका 3825 का। होपफुली आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा हो, और नहीं आ रहा है तो भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक बार आप अपने आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं तब और जब हम अपने आप करते हैं तब दोनों में अंतर होता है।
तो सोल्व करते रहो। सबसे पहले हमने कराया, एक बार आप सोल्व करो, आपको एक बार में आएगा समझ। ठीक, 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर लेके चलते हैं हम। पहले कोई सिंपल सा एग्जांपल, जैसे 4 और 16 या 25 का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 5 और 15 और 25 का, इन दोनों का एक एलसीएम और एक एचसीएफ निकाल लेते हैं, ताकि हम एक फॉर्मूले को समझ सके। एक फॉर्मूला है जो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के बेसिस पर नहीं होगा, हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो कोई 2 नंबर है, 2 नंबर्स, कोई से 2 नंबर हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर। इन दोनों नंबरों का मल्टीपल या प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। एग्जांपल हम 15 और 25 को लेके चलेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 5 5 1 जा 5। एलसीएम कितना आया इनका, वो आया है 5 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 जा 75। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम जो आया वो आया है 75। और आपको एचसीएफ और निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले इसका फैक्टर कर दो 15 का, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। 15 का फैक्टर क्या आया 5 इंटू 3। 25 का अलग फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी भी बताया है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, 5 जा 5, 5 25। तो 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। अब इन दोनों में जो कॉमन है वही आपका एचसीएफ हुआ। तो कॉमन क्या आया है, केवल 5 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ ये हुआ। ठीक, अब इस नंबर को चेक करने का मतलब आया इस फॉर्मूले को कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब फर्स्ट नंबर क्या है आपका, पहला नंबर हमने क्या लिया था 15, दूसरा नंबर 25, एचसीएफ हमने निकाला है अभी 5 और 75। चेक कीजिए कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। एग्जाम में इस मेथड से सोल्व नहीं करना इस मेथड से है। ये जो फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको चेक कर लेंगे आप और देख लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर। और फॉलोइंग नंबर भी देख लेते हैं क्या है। तो पहला नंबर है 26 और 91। फर्स्ट नंबर इज 26 एंड 91 और सेकंड नंबर इज 510 92 एंड 92। अब आप इसमें से कोई एक चीज निकाल दीजिएगा, चाहे आप एलसीएम निकालने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एचसीएफ निकालने में कंफर्टेबल, जो भी आपको महसूस करते हैं उसे निकाल लीजिएगा। सपोज करते हैं 26 और 91 में एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या आया इसका, जल्दी बताइए। 13 से डिवाइड करें, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। ठीक, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 7 ऐसे उतरेगा, 7 1 जा 7। इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आया वो क्या आया, वो आया है आपका 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 2 जा इंटू 13 2 जा 26, 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14, 14 और 4 82। ये आपका एलसीएम आया 182। अब अगेन हम इस फॉर्मूले पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है।
तो एलसीएम आपका 182 आ गया है। तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका? फर्स्ट नंबर है आपका 26 और सेकंड नंबर है आपका 91 और एलसीएम आया आपका 182। वैल्यू रखते हैं फर्स्ट नंबर 26 इंटू सेकेंड नंबर 91 इक्वल्स टू एचसीएफ निकालना है और एलसीएम आपका आया 182। 182 को इधर ले आइए, सोल्व कर लीजिए। 26 इंटू 91 अपॉन 182 इक्वल्स टू एचसीएफ। सोल्व करेंगे, किससे कटा है? 13 से कट जाएगा। 13 टू जा 26, 13 वन जा 13, 5 13 4 जा 52। 2 से अगेन कटेगा, 2 7 जा 14, 7 से अगेन कटेगा, 7 वन जा 7, 2 7 3 जा 21। एचसीएफ आपका आ गया डायरेक्टली 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ गया आपका। ठीक, क्लियर है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फॉर्मूला भी वैलिड रह गया, हमारा क्वेश्चन भी हो गया कितने आसानी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 510 और 92। इसे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड देन डिवाइड करके आपका एचसीएफ आ जाएगा। ओके, find the LCM and HCF of following integer by applying prime factorization method। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। होपफुली 2 आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे करके दिखाइएगा, नहीं हो तो भी बताइएगा, हो जाएंगे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हैं तो हो जाने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अगेन एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है इसमें, और नंबर दिए हुए हैं आपके 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 ये एक नंबर दिया हुआ है और इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले इनको इनकी फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? फैक्टर की फॉर्म में आप सभी को आ गया है वैसे, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इनके फैक्टर की फॉर्म में लिखिए। 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 है आपका 3 इंटू 1 5, और 21 है आपका 3 इंटू 7। इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, सोल्व कीजिए, चेक कीजिए कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे आएगा। तो गर्मी लग रही है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन हो। सभी में कॉमन क्या है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1। मेरे हिसाब से 3 के अलावा तो कुछ और कॉमन दिखाई दे नहीं रहा, तो 3 की पावर 1 ही इसका आंसर हो गया। और अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो किसी भी नंबर की सबसे बड़ी पावर, जैसे 2 की पावर 2 इसमें है, किसी और में है ही नहीं, तो 2 की पावर 2 एक बार ले लिया इनटू, अब 3 की पावर जो सबसे बड़ी हो उसे ले लो। 3 की पावर इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, मतलब 3 की पावर एक बार 1 ले लो, कोई जरूरत नहीं है बाकी किसी की। 5 की पावर 1 ले लो, 7 की पावर 1 इससे भी ले लो। सोल्व कर दीजिएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कर देंगे, कर ले देखिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5 जा
80, 80 इंटू 7 जा 8 7 जा 56, 560 ये आ रहा है। 4 3 जा 12, 5 जा 60, सॉरी 60 आएगा यहाँ पर, तो 67 जा 420, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर पर जी। इस क्वेश्चन में इतना दम था नहीं, लेकिन है, अगर हम इससे अच्छा क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसे हम करने की कोशिश करते हैं एक बार, ताकि समझ में आ सके, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इस मेथड को समझाने में अच्छे नहीं हैं जिसको हम समझना चाह रहे हैं। फाइंड HCF एंड LCM, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसे हम एक बार और देखेंगे, सबको उनके सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। अब तो वैसे कराने की जरूरत नहीं है शायद। 6 को लिख लीजिए 2 इंटू 3, 72 को फैक्टर करके देख लो, 2 36, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 72 का उसके फैक्टर के रूप में लिख लीजिए 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, बस इतना ही है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये 72 को लिखा है हमने। 120 को लिखेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 0 2 3 जा 0 2 15 जा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 120 को भी ऐसे ही लिख लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हमने क्या बोला था, HCF वो नंबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन हो, जो सब में क्या हो, कॉमन हो। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, चलो ठीक से देखेंगे। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 1 है, मतलब तीनों में 2 कितनी बार आया है कॉमन, एक बार आया है। ठीक, आगे देखते हैं 3 कितनी बार आया है, इसमें 3 एक बार आया है, इसमें 3 2 बार आया है, इसमें 3 एक बार आया है, मतलब 3 कॉमन कितनी बार आया, एक बार आया। 5 देखते हैं, 5 किसी में भी एक बार भी नहीं आया, इसमें एक बार आया है बस, 2 3 जा 6, इसका HCF हो गया। एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल हम लेके चलेंगे। तो हाईएस्ट पावर 2 की देखेंगे, और हाईएस्ट पावर 2 की देखिए क्या आ रही है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 की आ रही है 1, इसमें 3, इसमें 3, मतलब हाईएस्ट पावर 2 की है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और 5 की हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 ही है, और ये आपका एलसीएम आ गया हाईएस्ट पावर के रूप में। 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 9 9 4 जा 360, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक, होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड है, जिसमें हम पावर देखते हैं, जिसकी कॉमन पावर है वो एचसीएफ, जो सब में कॉमन हो या एक साथ आ रहा हो वो कॉमन फैक्टर हो जाता है, और जो हाईएस्ट पावर के साथ आएगा उस क्वेश्चन में वो एलसीएम में काउंट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा जरूरी 10th क्लास में क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, लगातार होना किसी भी चीज का। अगर हम मेहनत भी लगातार करते हैं तो वो फल देती है। तो वैसा ही आपके साथ है कि आप एक दिन या 2 दिन का समय निकालिए, वीडियो देखिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बोला गया है गिवन दैट HCF ऑफ, 2 नंबर है, HCF ऑफ 306 और 657 इज 9, और पूछा है एलसीएम बता दो इसका। क्या पूछा है, 306 और 657
क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में HCF और एलसीएम हमने अभी कुछ टाइम पहले ही, जस्ट 5-7-10 मिनट पहले ही क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर यहां देखेंगे 306 इंटू 657 इक्वल्स टू HCF कितना दिया हुआ है, इसका HCF दिया हुआ है 9 इंटू LCM निकालना है। 9 को इधर लेके जाइए, LCM आपका आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9 से डिवाइड कर दीजिए अगर हो सकता है तो। 9 3 3 या 9 103 3 से और डिवाइड हो सकता है इसमें डिवाइड कर दीजिए। 3 1 3 2 6 3 1 3 2 3 9 27। ये कितना है आपका 219। तो आपका ये 103 इंटू 219 ये आपका आंसर में आ जाएगा। इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। ये आपका LCM आया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस साल बोर्ड में जो हाफ ईयरली वाले बोर्ड हुए थे, इस बार भी 2 बार बोर्ड हो रहे हैं। एक बार नवंबर में हुए थे और एक अब हो रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ अपडेट हुआ है। अपडेट हुआ था कि आधा सिलेबस अब बोर्ड में आया करेगा। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और बाद में वैसे आएंगे। हालांकि बदला कुछ नहीं है, क्वेश्चन लगभग सेम ही लेवल के थे, बस हमने कितनी मेहनत करी उस पर डिपेंडेंसी आ जाती है। उसका क्वेश्चन भी करा देते, देख लेते, पेपर मिलेगा वो तो। उसमें जो क्वेश्चन आया था वो भी चेक करेंगे। तो चेक वेदर 6 की पावर n, चेक करना है सिर्फ चेक वेदर 6 की पावर n, कोई नंबर है 6 की पावर n, कैन एंड विद द डिजिट 0, कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n बोला है इन्होंने। यहां पर एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कुछ भी रख दीजिए जो आप अपने नेचर से चाहते हो, वो 6 की पावर n। हम मान लेते हैं कोई 6 की पावर n नंबर है, इसमें n की जगह पर रखिए कुछ भी नेचुरल नंबर। n की जगह पर सपोज करो 2 रखते हैं आप, 6 की जगह पर 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, -2 रखते हैं। नेचुरल नंबर नहीं है। कोई n की जगह पर 0 रख के भी देख लेते हैं एक बार। तो एनीथिंग की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाएगी 1। 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36। 6 की पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 216 इंटू 6 6 36 3 6 3 9 6 12 1296। मतलब इसका तो एंड सभी का 6 पर ही हो रहा है। इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 6। और उन्होंने बोला क्या ये एंड कभी 0 पर होगा, नहीं होगा। तो 0 पर जिसका एंड नहीं हो सकता, 0 पर जिसका एंड नहीं हो सकता, तो उसमें क्यों जबरदस्ती 0 लाए। इसका तो एंड 6 पर होता है। एक्चुअली ऐसा एक क्वेश्चन इस बार हाफ ईयरली में भी आया था, उसे हम देख लेते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन था वो, आई थिंक। 1 मिनट रुक जाइएगा बस। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल इसके जैसा ही है लगभग, क्योंकि ये इस क्लास में तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और बोर्ड में तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करके दे देते हैं, तो इसलिए हम इसे भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ये, इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, और बोला है 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ends with the digit, ends
विद द डिजिट्स। क्वेश्चन था कि इसका अंत कैसे होगा, यूनिट प्लेस पर कैसे आएगा, ऑलवेज एंड्स विद। तो चार ऑप्शन दिए हैं 1 4 3 2। अब n की जगह पर कुछ भी रख के देखिए, एक बार 0 रख के देख लेते हैं। ठीक, पहले 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0, 2 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, मतलब किसी की भी पावर 0 1 आएगी, 6 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4। n की जगह पर 2 रखते हैं, 2 इंटू 6, 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, 2 इंटू 5 5 जा 25 प्लस 6 6 जा 36। तो 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 122। ठीक है, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 122 आया। एक बार 1 रख के देखते हैं या 3 रख के देखते हैं, 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3। एक्चुअली इन्होंने नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर से ही करके देखेंगे। 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 3 36 का 216। अगेन 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 इंटू 2। ठीक, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 2। लास्ट किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। ये नेचुरल नंबर नहीं है, 0 से शुरुआत हुई है, 0 हमने बाय मिस्टेक कर दिया। 1 2 3 4 रखेंगे और सोल्व करेंगे और पता चलेगा आपको कि इसके यूनिट प्लेस पर कौन सी टर्म आ रही है, 2 आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब बोल दिया जाए कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, वंस प्लेस पर क्या आएगा, सेकंड प्लेस पर क्या आएगा, डायरेक्टली वैल्यू रखो, सोल्व करो, आपका निकल के आएगा आंसर जो भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1। ठीक, मतलब प्राइम नंबर्स है जैसे कि 3 5 7 11 13 17। ठीक, कंपोजिट नंबर हो सकता है, एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, एक प्राइम नंबर भी हो सकता है और एक नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है। नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर एज वेल एज नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है। प्राइम नंबर ये सब और नॉन प्राइम नंबर कैसे होगा कंपोजिट नंबर, जैसे एक 5 नंबर है, एक 8 नंबर है, अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो कॉमन तो कुछ है ही। 5 में और 8 में जब कुछ कॉमन ना हो, कॉमन ना हो अदर देन 1, केवल 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना होता हो या जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा और इन दोनों को सोल्व करके चेक करना है कि क्या उन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है। कॉमन ना आए तो वो कंपोजिट है, अगर कॉमन आ गया तो फिर वो कंपोजिट नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन होपफुली हो जाएगा। अगर आपको ये चीज टर्म समझ में आई है कंपोजिट नंबर वाली तो आपको आसानी से हो जाएगा। कंपोजिट नंबर वे नंबर जो कि प्राइम नंबर हो या ना हो लेकिन उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, बस कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 इज कि एक सर्कुलर पाथ है, क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक सर्कुलर पाथ है और दो बच्चे बोले हुए हैं, एक सोनिया है और एक रवि। सोनिया, ये है सोनिया, ठीक, एक है रवि, ये लीजिए रवि। ठीक, ये हो गया रवि।
अब दोनों को इस पार्क के चक्कर लगा ले हैं, सेम टाइम पे इन्होंने शुरू किया, सेम टाइम पर मतलब सेम बिंदु पर शुरू किया। रवि 12 मिनट लेता है, रवि 12 मिनट लेता है, मान लेते रवि कितना, इन्होंने बोला 12 मिनट लेगा इस पार्क का चक्कर पूरा करने में, यहां आ गया। और बोला है कि सोनिया 18 मिनट लेगी, बताओ इसमें भी क्वेश्चन में भी धोखेबाजी कर रखी है, लड़की को कम मिनट क्यों, 18 मिनट ही लेगी, जरूरी थोड़ी 10 मिनट ले, लड़के से तेज दौड़ती हूँ। ये भी बात है कि सोनिया लेगी 18 मिनट। चलो फिलहाल हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, हम चाहे तो इसे 12 और इसे 18 कर सकते हैं, हरा देंगे, लेकिन फिर भी सपोज दे बोथ स्टार्ट विद द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, यहां से शुरू किया दोनों ने और बोला है कि अगली बार में कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। अब इन दोनों को मिलना है कहीं ना कहीं, पता नहीं कहां मिलेंगे, कब मिलना है। इसके पास हर 12 मिनट में सेम बिंदु पर आ रहा है, या 18 मिनट में सेम पोजीशन पर आ रही है, दोनों की रफ्तार अलग अलग है, सीधी सी बात है। तो ऐसे केसेस में कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है जब भी दोनों की रफ्तार सेम हो तब, ठीक। तो कॉमन मल्टीपल निकालने के केस में क्या कर लेते हैं कि 12 दूनी 24, ये रवि का कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, 12 इंटू 1 12, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। सोनिया का कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, ये रवि का था कॉमन मल्टीपल और सोनिया का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 5 4 जा 72, 12 6 जा 72। कॉमन मल्टीपल देख लो, पहला आया है 36, मतलब ये 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे और इन्हें दोबारा मिलना है तो फिर 72 मिनट पर मिलेंगे। तो मतलब पहली बार ये मिलेंगे 36 मिनट के बाद और दूसरी बार मिलेंगे 72 मिनट के बाद, और एक ही पार्क में है फिर भी मिलने के लिए। वैसे मिलना हो तो जल्दी जल्दी भी मिल सकते हैं, क्या जरूरत है कि 36 मिनट इंतजार करना पड़े। तो कॉमन मल्टीपल निकाला आपने, ये आसानी से मिल पाए। कॉमन मल्टीपल मतलब एक नंबर पर फिक्स पोजीशन के बाद आना, ठीक। तो होपफुली हम आशा करते हैं कि आपको ये कुछ चीजें समझ में आई होंगी। एक्सरसाइज 1.2 ऑलमोस्ट कवर होने को है और एक्सरसाइज 1.3 रूट 2 इज इररेशनल और रूट 3 इज इररेशनल और रूट 5 इज इररेशनल। ये क्वेश्चन आज तक एक बार भी नहीं रुका है, मुझे जहां तक पता है बोर्ड में कभी नहीं रुकता। तो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक्सरसाइज 1.3 से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो इररेशनल नंबर होते कौन से हैं, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना आते हो उन्हें इररेशनल नंबर कहते हैं। p बाई क्यू कैसे, 3/5 2/7, ये रैशनल नंबर है, ये कैसे हैं, रैशनल। अब जो चीज इसमें ना आए तो वो क्या हो गया, इररेशनल। अगर हमें किसी चीज को इररेशनल प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ कर दें कि वो इररेशनल है, नहीं है। और अगर हमें ये प्रूफ करना है कि वो इररेशनल है तो हम ये प्रूफ कर दें कि वो रैशनल नहीं है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, सपोज करते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में ये रैशनल नंबर होता है, 3/5 2/3 3/9 या 8। लेकिन अगर p और q का मल्टीपल सेम हो, क्या हो, मल्टीपल हो सेम, मल्टीपल सेम होने का मतलब किसी एक ही नंबर से मल्टीपल होकर आ रहे हो। जैसे कि हमने माना कि p में 2 का मल्टीपल है और q में भी 2 का मल्टीपल है, तो इसमें 2 का मल्टीपल कर लिया। सपोज करो ये नंबर था 5 2 5 जा 10 और ये भी 2 का मल्टीपल है 2 3 जा 6 या 2 2 जा 4, ऐसा कुछ नंबर। तो जब ऐसे नंबर पर बात फंस जाती है कि ऊपर और नीचे वाला जो नंबर हो वो सेम हो, तब क्या होगा, उस केस में दोनों डिवाइड होकर कट सकते हैं, तो उस केस में वो इररेशनल होगा। कैसे होगा,
इसी केस को देख लीजिए, 2 5 या 10, इसमें 2 1 या 2, कोई भी नॉर्मल नंबर लेके चलेंगे तो 10/2 5 आ गया, ये रैशनैलिटी से हट गया, है ना। अगर 2 8 या 16 और 2 2 या 4 हो तो 4 4 या 16, तब भी ये कट जा रहा है ना। तो ऊपर नीचे वाले का अगर मल्टीपल सेम होता है तब उस केस में वो हमेशा कुछ केसेस को छोड़कर वो रैशनल की जगह इरेशनल आ सकता, हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो हमें यही प्रूफ करना है इस केस में भी कि सबको ऊपर वाला मल्टीपल और नीचे वाला मल्टीपल दोनों को इक्वल लेके आना है, बात खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हमेशा। तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं आपके, √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल या √2 इज इरेशनल। तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। तो हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है, रूट लेट कर लिया, √5 इज रैशनल, इज रैशनल। रैशनल का मतलब √5 इज p/q, p/q दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है मैंने, तो इधर लेके जाते हैं p इक्वल्स टू √5q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब q की वैल्यू कुछ भी हो, q की वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, -1 रखो, -5 रखो, -7 रखो, तो आपको पता चलेगा p की एक ऐसी वैल्यू आएगी जो हमेशा 5 से कट जाएगी। जैसे रखते देख लेते हैं, 5 × 2 का स्क्वायर, 2 रखा है q की जगह, 5 4 जा 20, q की जगह 6 रख के देखो, ओड नंबर रख के देखो 3 का स्क्वायर, 5 × 9, 5 9 जा 45, ठीक। क्या ये 5 से कट नहीं रहा? क्या ये 5 से कट नहीं रहा? 5 9 जा 45, 5 4 दोनों कट रहे हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये 5 का मल्टीपल हम इसलिए लेकर आए ताकि हमें पता चले कि जो p है या p स्क्वायर है, दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो लिख देंगे बस डायरेक्टली हम। तो यहां से हमें पता चला वी गेट, हमने क्या पाया कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 एंड p इज डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, ठीक। अब p डिवाइड हो रहा है 5 से, तो लेट कर लेते हैं अगेन p इक्वल्स टू 5r, p क्यों r सीक्वेंस लेके लिखते हैं, p की जगह क्या रख लिया हमने 5r, तो p की जगह 5r रख दिया, 5r का स्क्वायर इस इक्वेशन में रखा बेटा, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, ठीक। तो p की जगह 5r रखा है, 5r का स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, तो 5r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5r × 5r मतलब 5 × 25, r स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, तो 5 × 25, तो q स्क्वायर कितना आ गया आपका 5r स्क्वायर। इसे दोबारा लिखते हैं तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, ये चीज दिखाई दे रही है, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। मतलब इस बार p की जगह पर क्या है q, जब p 5 से डिवाइड हो गया तो q 5 से डिवाइड नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो हम अगेन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, q स्क्वायर डिवाइड बाय 5, सो q डिवाइड बाय, q कैन बी डिवाइडेड बाय 5। अब p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, अब मतलब दोनों ही 5 के मल्टीपल हैं। अब ऐसा कैसे होगा कि दोनों सेम नंबर के मल्टीपल हो और वो रैशनल नंबर हो? इसका मतलब हमने जो महसूस किया या हमने जो एज्यूम किया वो गलत। तो वी या आवर एजम्पशन, हमारी जो एजम्पशन थी, हमने जो महसूस किया था, वो कैसी होगी, हैज
फॉल डाउन, वो गिर गई, वो नीचे गिर गई, खत्म। तो अब वो गिर गई, इसका मतलब हमने जो सोचा था, या इसे थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, तो हमने जो नहीं सोचा था वो हो गया, तो वी गेट टू नो, हमने क्या पाया, हमने पाया √5 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। हो गया, यह है आपका, होपफुली आपको समझ में आया हो। पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करना है, तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, क्यू स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि स्क्वायर को 5 आर स्क्वायर है, तो क्यू में भी 5 से डिवाइड होगा। दोनों में 5 से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 टाइम्स 50 और 5 5 25, या 5 4 20, तो ऊपर 50 आ गया, नीचे 25 आ गया, 5 2 10। अब ये वैसी टर्म नहीं आएगी जैसी आप चाह रहे हैं, मतलब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आएगी, इसका मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगी, तो मतलब इर्रेशनल हो गई, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो इसी प्रकार से आप √2 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल, ये सब प्रूव कर सकते हैं। तो √2 इज इर्रेशनल, ठीक है, √5 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, ये सब ठीक है। तो इसके आगे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर ये आया है तो। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए, 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, इसको a/b की फॉर्म में लिखिए या p/q की फॉर्म में लिखिए, और सबसे पहले क्या करेंगे, लेट दिस इज रैशनल। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये रैशनल है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इर्रेशनल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आए, 3 + 2 √5 आया है, 2 - √3 आ जाए, √5 - 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, √5 + 6 आ जाए, तो रूट वाली टर्म को सबसे पहले अलग कर देंगे। क्या करना है, रूट वाली टर्म को सबसे अलग कर दो, बिल्कुल अलग भेज दिया, लीजिए 3 को इधर भेज दिया, 2√5 = p/q - 3, तो √5 = p/2q - 3/2, और एलसीएम ले लीजिए चाहो तो, 2q p - 3q, ये √5 आ गया। ये √5 अकेला कर दिया हमने, बिल्कुल इधर ले जाकर के, बाकी सारी टर्म इधर, पहले इसको इधर लेकर गए तो माइनस में गया, इसको क्योंकि हम मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में गया, इधर भी डिवाइड में गया, फिर एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने अभी भी प्रूफ किया √5 इज इर्रेशनल। अगर हम जानते हैं √5 इज इर्रेशनल, तो इसके बराबर वाली जो टर्म है वो भी कैसी हो गई, इर्रेशनल। अब ये ऑलरेडी ऊपर वाली टर्म लिखी है, तो ये वाली टर्म कैसी हो गई, इर्रेशनल, द होल टर्म इज इर्रेशनल। सो बिकॉज वी नो √5 इज इर्रेशनल, तो राइट वाली सारी टर्म इर्रेशनल हो गई, तो 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। इतना ही क्वेश्चन है ये, देखिए समझ में आया क्या, थोड़ा सा पानी पी लें, एनर्जी आएगी। अच्छा लग रहा है, पानी पी के नहीं, पढ़ा के आया बड़ा मजा। कौन सा वाला है, तो we are going for the next question is again question number 3, जल्दी से करेंगे इन्हें। 1/√2 is irrational, सेकंड क्वेश्चन है 7√5 is irrational, थर्ड क्वेश्चन is 6 + √2 is irrational। तीनों को प्रूफ करना है, प्रूफ all these are irrational। अब ये सभी रैशनल हैं, तो लेट कर लेते हैं ये रैशनल हैं,
तो लेट अगेन वैसा ही करना है, लेट ये सभी कैसे है, रैशनल इक्वल्स टू पी बाई क्यू, 7√5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू और 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। तीनों के केस में रूट वाली टर्म को हमेशा की तरह अकेला कर दो, इसमें रूट नीचे है, नीचे को ऊपर ले आओ, ऊपर ले आने के केस में ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो मतलब क्यू बाई पी आ गया पहला केस। इसमें से रूट 5 को अलग किया, पी बाई 7 क्यू, इसमें से रूट वाली टर्म को अलग किया, पी बाई क्यू माइनस 6, बस इसमें एक स्टेप ज्यादा है, पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू। सब में से रूट वाली टर्म को अलग कर दिया। अब हम क्या जानते हैं कि रूट 2, रूट 5 और ये वाला रूट 2 ऑल आर इर्रेशनल, तो रूट 2 इज इर्रेशनल, रूट 5 हम क्या जानते हैं, वी नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल एंड इसमें क्या जानते हैं, रूट 2 इज अगेन इर्रेशनल। अब ये वाली टर्म इरेशनल है तो इसके बराबर वाली इरेशनल होगी, इसके ऊपर वाली भी इरेशनल हो गई, तो ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो वही सीक्वेंस चल गया कि पूरा इरेशनल होता चला गया, तो उसके ऊपर वाली टर्म अपने आप ही इरेशनल हो गई। तो सो वी गेट टू नो, हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि 1/2 इज इरेशनल एंड 7√5 is irrational और इसमें से 6 प्लस रूट 2 इज irrational। अगर समझ में आया है तो लाइक मत करना, नाम याद रखना अरविंद शर्मा, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर की 3 एक्सरसाइज हो गई हैं होपफुली हमारी, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाली एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.4। इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म को बताना है, वो भी बिना डिवाइड किए। अब बिना डिवाइड किए क्वेश्चन कैसे सोल्व हो, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी, हो सकता है तो हमने ये मार्कर में इंक पढ़ ली है एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मतलब हमें डिवाइड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? डिवाइड नहीं करना है, फिर भी बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब खात्मा, समाप्ति हो जाना, और टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, है ना। तो आसान है इसे करने के लिए। सबसे पहले इन सबको फैक्टर को तोड़ना होता है 2 की पावर में और 5 की पावर में, क्योंकि 2 और 5 की पावर में ही 1000 आता है। क्वेश्चन लेके चलते हैं, कैसे करेंगे। कुछ आसान मेथड है, कुछ टफ मेथड है। 5 बाई या 6 बाई 25 है सपोज करो नीचे, और हम इसको अगर चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तोड़ना कैसे है? इस प्रकार से तोड़ना है कि ऊपर नीचे, नीचे वाली टर्म में 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0। अभी 25 है तो इसे तो पकड़ना आसान है, 25 टू 100 100 आ गया, है ना। 6/5 इंटू 5 5×25 6/5 की पावर 2। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सोल्व करने के लिए नीचे वाली टर्म में, किसमें? डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नीचे हमेशा किसका 2 की पावर n और 5 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं अगर आप कोशिश करें तब। तो नीचे इसमें मल्टीप्लाई इसकी करनी है, 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर भी 2 और आ जाए, अगर सपोज करो तो ऊपर 2 की पावर 2 और आ जाए। ठीक, इतना करा हमने। 5 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 और लग दिया तो 6 इंटू 2 टू 4, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 5 टू 10 की पावर 2, मतलब 6 4 24 अपॉन 10 की पावर 2 100, 0.24 आपका आंसर आ गया। ठीक, कुछ एक्सरसाइज पे चलते हैं अपनी, जो हमारा परम कर्तव्य है। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्टिंग करते हैं। टर्मिनेट हुआ तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये मान के चलेंगे। इन टर्म पे ध्यान नहीं देंगे, पहले 2 की पावर n और 5 की पावर n बनाने पे फोकस करना है। अगर वो बन गया तो फिर क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 अपॉन 3125। तोड़ेंगे 3125 को, 3125 5 से तोड़ेंगे, 5 6 या 31, 5 2 या 10, 2 5 5 या 25, 5 7 तोड़ेंगे, 5 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 5 7 25 5 125, 5 5 या 25, 5 1 या 5। नीचे वाले को देखो 3125 का हमने प्राइम फैक्टर किया, 5 5 5 5 5 5 की पावर 5 आ गया, 13 अपॉन 5 की पावर 5। हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n बनाना है, तो इसमें 2 की पावर n की और कमी रह गई तो 5 की पावर, तो इधर नीचे हमेशा उसकी पावर जो होगी उसी की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई कर दी नीचे, तो धोखा क्यों दे, ऊपर भी 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई करो चुपचाप। तो 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना हो गया 10, 5 2 या 10 की पावर 5, 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5, मतलब 5 बार 0 लगा दो, सोल्व करो। 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 3 जा 39 और 2 41 अपॉन 1 2 3 4 5, 6 से पहले 0 लगाओ, 1 डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्टली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 छोड़ के पॉइंट लगा दो, इन दोनों जगह पर 0 लगा दिया, 0.001416, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 17 अपॉन 8, 17 अपॉन 8, क्वेश्चन नंबर 2 17 अपॉन 8 का करो, 2 2 जा 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 17 अपॉन 2 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 था इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ठीक, 1 का सेकंड पार्ट, तो 2 की पावर 3 आया, हमें 5 की पावर 3 और लाना है, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर n बनाना है। 5 की पावर 3 और नीचे और 5 की पावर 3 ऊपर, तो नीचे बना 10 की पावर 3 और ऊपर बचा 17 इंटू 125, 10 10 जा 100, 10 जा 1000, 17 इंटू 125 अपॉन 1000, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा 17 पंजे, सोल्व करो जरा, 85 कैरी 8, 17 34 6 40 2 42 4 21, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3 जगह छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, 2.2125। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लाए हैं, और लाने के बाद नीचे 10 की वाली टर्म आ गई हो तो डिवाइड हो गया, 10 वाली टर्म नहीं आई तो डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन करके देखिए, सब आपसे हो जाने चाहिए। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं।
तो 29/343, 29/343। अब 343 जैसी जो टर्म है इसमें क्या आ रहा है देखो जरा, 7 7 जा 49, 7 जा 343, 29/7 की पावर 3। अब जिसमें 7 की पावर 3 आ गया हो वहां 10 कैसे लाए, कैसे, बहुत बड़ी परेशानी। हाँ, तो जब ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएं तो 10 लाने की कोशिश भूल जाएं, क्योंकि 10 लाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप डिवाइड करेंगे उसे, और डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाली टर्म जो 7 से खत्म हो रही है वो रिपीट होगी या नहीं होगी। ये वाली टर्म देखो कहीं ना कहीं जाके 10 नीचे आ गए तो खत्म हो गई, इस वाली को भी देखो समाप्त हो गई। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे 1/7 ही ले लीजिए, 7 से 1 में डिवाइड करेंगे तब क्या ये रिपीट होगी? हाँ रिपीट होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट करेगी और समाप्त नहीं होगी, मतलब बढ़ती जाएगी। लेकिन जिसमें 2n और 5n बन गया, 10 आ गया और 10 आ गया तो वो खत्म, किस्सा खत्म हो गया उसका। तो कोई भी केस ले लीजिए, अब इसमें 7 आ गया है, मतलब इसमें आप डिवाइड करें या ना करें 10 वाली टर्म आनी मुश्किल है, तो ये आपके डायरेक्टली रिपीट होगी ही होगी। ठीक, दूसरा कोई केस क्वेश्चन नंबर 6 करके देख लेते हैं। BI, हम कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं, ये मत मानिए कि ये सारे करेंगे, सिर्फ समझाएंगे। 23/2 और 5/2, 23/2 और 5/2, तो 2/3 है, 5/2 है, तो 1 नीचे और एक 5/1 ऊपर, ये हुआ। तो 23 5 जा 5 3 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11, 2/3 और 5/3, तो कितना आया 2 5 जा 10/3, तो 115/10/3 मतलब 1000 और 0.115 आपका आ गया, मतलब एक कहीं ना कहीं जाकर के ये समाप्त हो गया। तो अगर नीचे 2m और 5n, 2n और 5n बन रहा है तो वो टर्मिनेट करेगा, कहीं ना कहीं जाकर समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोशिश करना पड़ेगा कि सब में ये वाली टर्म आप सोल्व करें। जैसे यहाँ पर 2/3 थी, 5/2 थी, तो हमने इसकी पावर 3 है तो यहाँ पर 3 ले आए। इसमें 3 थी, 2/3 थी तो 5/3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, जिसकी मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसकी ऊपर भी करेंगे। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 मेरे हिसाब से आपकी हो गई है। कि कपड़े को देख के नो मत करना, एक्चुअली डस्टर से ज्यादा अच्छा साफ करता है ना कपड़ा, तो इसी वजह से डस्टर का इस्तेमाल इतना करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में अभी कुछ और क्वेश्चन और बाकी हैं कि P/Q की फॉर्म में लाना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। किसी भी क्वेश्चन में P/Q की फॉर्म में लाना, अगर वो सिंपल क्वेश्चन है तो हो जाएगा। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन है 5.20057, इसको आपको P/Q की फॉर्म में लाना है, तो पॉइंट हटाओ, इसके बाद की 1 2 3 4 5 टर्म लगातार लगा दी आपने, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। ठीक, 5 इसके बाद का पॉइंट हटा करके जितनी टर्म आ गए हैं उतने 0 लगा दिया तो P/Q की फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर ये टर्म रिपीट हो रही है तब कैसे करेंगे, ये आपने क्लास 9th में सीखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस इज 43.123456789,
इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में लाने का सबसे आसान मेथड, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के बाद 9 जीरो लगा दो, 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ गई। अगर आगे सोल्व हो सकता है तो ठीक, नहीं चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है, डायरेक्टली आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अगर हम ठीक से देखें 0.120 1200 1200 1200 एक तो ये बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। रिपीट कर रहा हो अपने आप को तब ये रैशनल नंबर होगा। अगर यहां पर सपोज करो 0.120 120 120 120 120 ये होता तो ये रिपीट कर रहा होता, क्या कर रहा होता, रिपीट कर रहा होता। या फिर अगर ये खत्म हो गया होता 0.1257, अगर ये एंड हो गया होता, नॉन रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तब भी ये दोनों केस में रैशनल है। कैसा है, रैशनल नंबर। ये केस में जिसमें एक तो रिपीट हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जीरो लगा के, एक नंबर बढ़ा के, फिर एक जीरो बढ़ा के, फिर एक जीरो बढ़ गए, ऐसा नंबर रैशनल नंबर नहीं होता, ये इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल नंबर हो गया। अब इर्रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आएगा, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ ही नहीं सकता तो उसे लाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर एक बार बना हुआ है, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसके ऊपर एक बार लगा दिया। क्या लगा दिया है, बार। इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसको हमें रैशनल नंबर में लाना है, और इसको रैशनल नंबर में लाने से पहले हमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे जो आपने क्लास 9th में किए होंगे। देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल्स टू 43.12 का बार। ठीक, या इससे थोड़ा आसान वाला 3.2 का बार। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लाते हैं हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसके ऊपर बार आ रहा हो मतलब वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको रिपीटेशन लिखना चाहूं तो ये लिखा हुआ है 3.2222, x हमने इसे भी x मान लेते हैं। 43.1234 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा जा रहा है लगातार, ये भी लगातार लिखा जा रहा है। अब इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लाया जाए, पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लाया जाए, ये प्रॉब्लम वाली। ऐसे क्वेश्चन में हम 10 की 20 की 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई करती 10 इंटू एक्स, 10 की मल्टीप्लाई करती ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब 32.222222। ठीक, लेकिन हमने x क्या माना था, हमने x माना था 3.2222 को। इस तरफ जो हमने x माना है वही टर्म इधर एक बार और ले आओ तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो हमने x माना है उसमें 10 की 100 की 1000 की 10,000 की 50,000 की किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, और x वाली टर्म को एक बार और ले आओ तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर x वाली टर्म आप नहीं ला पाए तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर इसको हम ठीक से देखें तो ये 32.22 लिखा हुआ है, इसे हम अगर तोड़ना भी चाहें तो लिखा हुआ है, अगर और अच्छे से तोड़ना चाहें 3.2222, तो इसमें से 3.22 को निकाल देते हैं, 22222 बचा क्या, तो 32 में से अगर 3 घटा तो कितना बचा, 29। तो ये लिखा हुआ है 29.3222, 29 और 3 32.222।
अब ये वाली जो टर्म थी ये आपने मानी थी x, ये वाली सारी टर्म क्या मानी थी आपने x, और ये वाली लेफ्ट में आप क्या लेके चल रहे हैं 10 की मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं। अब x को इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 29, तो 10x में से x गया 9x इक्वल्स टू 29, तो x कितना आया 29/9, ये आपका आंसर 29/9। नेक्स्ट टर्म में लिख देते हैं, मैंने यहाँ जगह नहीं यूज की, तो 29/9 ये आपका p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। वैसे ही इसका केस है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 को दोबारा से रिपीट करना है। अब रिपीट करने वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। अगर आपको नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो ऊपर वाला हो जाएगा। हमने x ये माना है, तो आप डायरेक्टली इसको यहां तक मल्टीप्लाई कर दीजिए कि पॉइंट यहां तक शिफ्ट हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार x इक्वल्स टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड सो ये। अब हमें लाना क्या था, हमें लाना है 43, तो इस वाली टर्म में से इधर वाली में से 43 को अलग कर दो, कर दिया। ये लास्ट में 89 है, 89 में से 43 गया तो कितना बचा, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 46 बचा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 प्लस 43.12 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये बना। अब इधर वाली टर्म को जो आपने सेम टर्म आप दोबारा से लेकर के आए हो वो टर्म आपने x मानी है, क्या मानी है x, प्लस ये वाली सारी टर्म दोबारा से 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ठीक। अब इस x वाली टर्म को अगेन इधर ले आओ, 3 3 6 और 3 9 x, इस x वाली टर्म को इधर ले आओ तो 6 7 8 9 x माइनस 1x। हमने इस फॉर्म में क्यों लेकर आए, अब देखो इसके ऊपर कोई बार नहीं है, क्या नहीं है, बार, बार का मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा इसका। अब ये आपके सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई एक नंबर है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन एक नंबर है, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो इधर से एक घटा दिया तो एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 में से क्या 9 9 9 9 9 9 9 9, 3 3 6 और 2 8, x इक्वल्स टू ये वाली टर्म 4 6, x को इधर भेज दो, ये वाली सारी टर्म को 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 9 9 9 9 9, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अगर आप आगे सॉल्व करने की इच्छा रखते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो टीचर इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आएगा तो यहां तक संतुष्ट हो जाएगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और होपफुली आपको ये अच्छा भी लगा हो, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं आज। नंबर सिस्टम लगभग पूरा ही समाप्त हो गया है।